हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला एजुकेशन में। आज का जो हमारा वीडियो है वो भारत का संवैधानिक विकास है, जिसमें हमको रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है, पेट्स इंडिया एक्ट पढ़ना है, टर एक्ट, ये जितने भी हैं ये सब हमको कवर करना है इस वीडियो में। इससे पहले का जो हमारा वीडियो था वो भारत का संवैधानिक विकास का जो इतिहास था, ये कैसे कैसे आया उसको हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, कैसे कैसे ईस्ट इंडियन कंपनी आए, ब्रिटेन के हाथों में ये सब जो गया, इनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे संविधान से बना प्लेलिस्ट है, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप खोलें और वहाँ पे देखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई पैसे नहीं लगते आपको। तो फिर हम चलते हैं अपने ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, इसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज हुए हैं। तो सबसे पहले जो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये सबसे पहले आया। ठीक, इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे और उसे हम याद रखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, भारत में संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी और ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश जो होते हैं इस पे संसदीय नियंत्रण से उन्हें इस पे मतलब नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपने उस वीडियो में पढ़ा था कि वो नियंत्रण क्यों करते हैं। ठीक, तो पलासी बक्सर का जो युद्ध जीत जाते हैं तो फिर भारत में वो प्रशासनिक तरीके से अधिकार करने लगते हैं। अगर फिर उसको हम इस लेक्चर में हम कवर करेंगे तो फिर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप उसे ही जाके देख लें। यहाँ पे हम सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक, तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर, लॉर्ड नॉर्थो ने किया था गोपनीय समिति की सिफारिश पर इन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया, जिसे हम एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। किसके सिफारिश पर यह रेगुलेटिंग एक्ट आया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड नॉर्थो की सिफारिश पर। ये जो अधिनियम था, इसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने यह स्पष्ट कर दिया, ब्रिटिश जो संसद थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता है। ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने का भी निर्देश देने का पूरा अधिकार है। ठीक, ये जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत ईस्ट इंडियन कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक, और इसी समय 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें कंपनी को चलाने के लिए 2 संस्थाओं का गठन किया गया, जो कि पहला था निर्देशक मंडल, जो कि पहला था निर्देशक मंडल, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा था कोर्ट ऑफ प्रोप्रिएटर्स। ठीक, तो ये इनका काम क्या? जो पहला था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये इसमें ना 24 सदस्य थे। ठीक, इसमें 24 सदस्य थे जो इसको चलाते थे, और जो दूसरा था ये निवेशक थे। ठीक, जिनके माध्यम से कंपनी यहाँ शासन करती थी, और इन्हीं के द्वारा 24 सदस्य चुने जाते थे। और जो 24 जो सदस्य थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो 24 सदस्य थे वो अपने लिए एक अध्यक्ष चुनते थे, अध्यक्ष का चयन करते थे, जिसका कार्य होता था कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण रखना। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके समय इस अधिनियम के तहत बंगाल के जो गवर्नर थे, इनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तथा इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक, जिसका गठन किया गया वो कोलकाता प्रेसिडेंसी में किया गया। और जो पहले गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जिनके लिए कलकत्ता प्रेसिडेंसी में 4 सदस्य का गठन किया गया। और ये जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी था उसमें गवर्नर जनरल थे और 4 अन्य सदस्य थे। ठीक, इसके द्वारा मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को बंगाल के
अधीन हो गए। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके तहत जो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। मतलब जो प्रेसिडेंसी था कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इसके जो गवर्नर जनरल्स थे ये अपने में स्वतंत्र थे, लेकिन इस एक्ट के तहत मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल थे उनके अधीन हो गए। और ये जो अधिनियम था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य सदस्य थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हाई कोर्ट का स्थापना कलकत्ता में किया गया, और जो ये उच्चतम न्यायालय था इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे प्रथम, वो थे सर एलिजा इपो। सर एलिजा इपो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, इसको याद रखिएगा। ठीक, ये तो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। अब हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में था। ठीक, तो ये जो 1784 में पिट्स इंडियन एक्ट आया था, यह भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। ठीक, और ये जो एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट, यह एक्ट ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम जो पिट्स थे इन्होंने प्रस्तुत किया। विलियम पिट्स ने पिट्स इंडियन एक्ट 1784 लाया था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापार और प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्य को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट के तहत दोहरी शासन प्रणाली प्रारंभ हुआ। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। क्वेश्चन करेगा आपका कि कौन सा एक्ट के तहत दोहरी प्रशासन लागू हुआ भारत में, तो पिट्स इंडियन एक्ट के तहत। तो पहला जो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके तहत व्यापारिक मामलों जो कंपनी का निर्देशक था वो इसे संभालता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक। तीसरा देखते हैं चार्टर एक्ट 1793, जिसमें कुछ परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन तो ये हुआ इसमें कि चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा नियंत्रण मंडल के जो सदस्य थे उनको और उनके जो कर्मचारी थे उनको वेतन व्यवस्था किया गया, और जो वेतन देने का व्यवस्था किया गया वो भारतीय राजस्व किया गया। ठीक, और इसमें एक और चेंज आया जो कि इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार था उसको बढ़ा दिया गया कि जो कंपनी 20 साल तक भारत में व्यापार करता है। चार्टर एक्ट हमारा 1833। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत हमारा आता है, कुछ इसमें भी बदलाव होता है। इसमें पहला जो बदलाव होता है हमारा होता है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि दिया जाएगा। चार्टर एक्ट 1833 के फिर इसमें जो ईसाई मिशनरियों हैं उनको धर्म प्रचार की अनुमति है, वो अपना धर्म को प्रचार कर सकते हैं। और इसमें कुछ और भी बदलाव हुए जो कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि इसमें ना कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी जो अंग्रेज़ थे उनको भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई। छूट तो मिल गई, लेकिन कुछ कंपनी का जो था वो चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार। उसके बाद ये होता है कि जो चाय एवं चीन के साथ जो व्यापार था एकाधिकार कुछ कंपनियों का, उनको 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम जो था ये निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित थी। ठीक, पहला जो था इसके तहत मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायी जो शक्तियाँ थी उसे वंचित कर दिया गया और प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ करने का प्रयास किया। धारा 87 के तहत रंग, जाति, धर्म से वंचित नहीं किया जाएगा। सिविल सेवा के लिए या भारत के कोई भी पद या जो कार्यालय होता है, भारत का कोई भी कार्यालय है जिसमें उनको रोजगार मिलेगा, उनको रंग, जाति, धर्म से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, और इसमें एक और
चेंज होता है, दास प्रथा को विधि विरुद्ध किया गया। जो दास प्रथा था उसको, ये कोई विधि नहीं है, इसको विरुद्ध कर दिया गया। ठीक, इसके तहत 1843 में दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक, और फिर अब आता है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बना। लॉर्ड जो मैकाले थे, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके तहत लॉर्ड जो मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बना। और जो चेंज आया, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मतलब जो कि 1793 में जो चार्टर एक्ट था उसमें 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और 1833 में भी और 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। चाय और चीन के साथ कुछ एक एकाधिकार बना रहा। ठीक, लेकिन जब 1833 का जो चार्टर एक्ट आया तो उस समय कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। आपके लिए ना एक एक पॉइंट, ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, ये वन लाइनर में क्वेश्चन कर देता है कि बताइए कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः कब समाप्त कर दिया गया, किस अधिनियम के तहत। तो आप ये पढ़े रहेंगे, जो एक एक पॉइंट आप देख रहे हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं कि 1833 का चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को कब विधि विरुद्ध बता दिया गया, तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। ठीक, सिविल सेवा परीक्षा कब से स्टार्ट हुई, तो 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। आप इसको एक एक देखिए, ये एक एक पॉइंट जो है ना इम्पोर्टेंट लिखा गया है। ठीक, अब आता है, अब कंपनी का जो कार्य था ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। इस अधिनियम में मतलब कहा गया, ऐसा आया था कि अब जो कंपनी का जो कार्य था वो ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया था। इस अधिनियम में आप एक और चीज़ होता है चेंज बहुत बड़ा, जो याद रखिएगा। बंगाल के जो गवर्नर जनरल रहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट में बने रहते हैं, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया रहता है 1773 में। तो इसमें ना 1833 में चेंज होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया, जिसके प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। पूछता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, आप इसे याद रखिएगा। चलते हैं हम अब 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं। ये जो 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, ये जो चार्टर अधिनियम का जो श्रृंखला था उसमें ये अंतिम श्रृंखला था, ये लास्ट चार्टर अधिनियम है जिसे हमें पढ़ना है। संवैधानिक विकास की दृष्टि में यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। ये 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, ये महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसे हमें पढ़ना है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के जो परिषद थे उसको विधायी कार्यों को प्रशासनिक कर दिया गया। इसके तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद है, इसके विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्य कर दिया गया। ठीक, और इसके विधि निर्माण के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का चयन किया गया। और गवर्नर जनरल की जो परिषद में 6 से 4 सदस्य चुना गया, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा। मतलब पहले 6 थे, अब इसमें 4 ही चुना गया, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा। और कंपनी में सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा होने लगा। मतलब कंपनी में पहले था कि सीधे भर्ती हो जाता था, लेकिन अब इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा देना था। कंपनी में जो सीधी पहले भर्ती हो जाती थी, इसके लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षा का निर्धारण किया गया। जैसे आप लोग को बताएं हम कि ये लास्ट था चार्टर अधिनियम। आने वाला जो वीडियो है हमारा वो संवैधानिक विकास का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1858 से स्टार्ट होता है, जब ईस्ट इंडियन कंपनी के हाथों से भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के सीधे हाथों में चला जाता है। तो उसको पढ़ेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं नई वीडियो।